कहते हैं किसी की तारीफ या खुशामद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसकी नकल उतारना। तो क्या कार्टून स्टूडियोज भी खुश होते होंगे जब लोग उनके किसी कार्टून की नकल करते हैं? अनगिनत घंटों की मेहनत के बाद बनके तैयार हुए अपने बेहतरीन कार्टून्स की घटिया डुप्लीकेट कॉपीज देखकर उन्हें कैसा लगता होगा मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आगे दिखाए गए इन 10 कार्टून्स की नकल देखकर उनके स्टूडियो वालों को कितना गर्व महसूस हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल। यकीन मानिए जोक या चुटकुला लिखना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। खुद के यूनिक लुक और पर्सनैलिटी वाले किसी नए कैरेक्टर को बनाना और ज्यादा मुश्किल होता है। अमेरिका में इस मुश्किल से बचने के लिए अगर आप किसी दूसरे के कैरेक्टर की नकल उतारें, वो भी इतनी तगड़ी नकल कि कोई भी देखते ही बता दे कि आप पर ऐसा मुकदमा ठोका जाएगा कि खाने के लाले पड़ जाएंगे। लेकिन चाइना में इन बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, सो आप कॉपीराइट लॉ को पूरी तरह से इग्नोर मार सकते हैं। और इसी तरह जन्म हुआ मिरेकल स्टार का। जरा इसे देखिए तो सही, उन्होंने बिल्लियों की जगह बकरियों को रखा और बैकग्राउंड में अमेरिकी मकान की जगह एक बड़ी सी अपार्टमेंट बिल्डिंग दिखाई। नकल इतनी साफ दिख रही है कि कार्टून नेटवर्क ने द कॉपी कैट्स नाम का एक अलग एपिसोड ही बना डाला, जिसमें शो के मेन कैरेक्टर को एक ऐसी फैमिली के बारे में पता चलता है जो हर बात में उनकी नकल उतारती है। नंबर 9, ग्रेविटी फॉल्स। रशिया भी एक ऐसा ही देश है जहाँ कॉपीराइट का इतनी सख्ती से पालन नहीं होता, तभी तो वहाँ ग्रेविटी फॉल्स की खुल्लम खुल्ला नकल उतारी गई। इंट्रो देख के आप बता देंगे कि ये तो डुप्लीकेट माल है भाई। ये एक लड़के की कहानी है जो कि ओरिजिनल वाले से थोड़ा सा अलग दिखता है। उस लड़के को दूर जंगलों में स्थित एक गांव में भेजा गया, लेकिन अंकल स्टैन के साथ वक्त बिताने के लिए नहीं, बल्कि टार्टर भाषा सीखने के लिए, और इसलिए भी ताकि वो जादुई चीजों का अनुभव कर सके। मसलन ग्रूट जैसे दिखने वाले बंदे से मजेदार मुलाकात। इसमें एक लड़की भी है जो बिल्कुल मेबेल की तरह लगती है। यकीन ना हो तो उसका स्वेटर देख लीजिए। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सीन में एग्जैक्टली वो कह रहा है। मैं तो उस आदमी की गाड़ी पे कभी ना बैठूं। लगता है रशिया में बच्चों के कार्टून्स पे क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। नंबर 8, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स काफी पुराना शो है, इसलिए हैरानी की बात नहीं कि बहुत से लोगों ने उसकी नकल उतारी है। अब कुंग फू डायनो पॉसे को ही ले लीजिए, जिसके नाम से ही रेप्टाइल और एशियन मार्शल आर्ट शामिल है। शो का बेस भी लगभग सेम ही है। नौजवान रेप्टाइल्स का एक ग्रुप अपने मार्शल आर्ट के हुनर का इस्तेमाल करके जुर्म से लड़ता है। ऐसी ही एक सेम नकल है द एडवेंचरस ऑफ टी-रेक्स, जिसका नाम थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव है, लेकिन शो के कैरेक्टर चुनने में वे क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाए। कुंग फू डायनो पॉसे में तो कम से कम अलग अलग तरह के डायनासोर थे, लेकिन द एडवेंचरस ऑफ टी-रेक्स में तो सीधे टी-रेक्स ही दिखाए गए। शो में रेप्टाइल्स ब्रदर्स का एक ग्रुप रात को अपराधियों से लड़ता है और सारे भाई अलग अलग रंगों के हैं। कुछ याद आया? वैसे मुश्किल है कि आपने दोनों में से किसी भी शो के बारे में सुना हो, जिससे साबित होता है कि ओरिजिनल टर्टल्स की जगह कोई नहीं ले सकता। विडंबना देखिए, असल जिंदगी में कछुए बहुत ही धीमे होते हैं और लड़ना वड़ना तो बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन शायद यही गुण टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स को भीड़ से अलग करता है। नंबर 7, स्कूबी डू। क्या आपको ऐसे शो पसंद है जिसमें टीनेज का एक ग्रुप और उनका बात करने वाला कुत्ता मिलकर पहेलियां सुलझाते हो? लेकिन स्कूबी डू देख देख कर ऊब चुके हैं, तो खुश हो जाइए, हम आपको बताएंगे ऐसा शो जो कि बिल्कुल वैसा ही है, गूबर एंड द घोस्ट चेजर्स। लेकिन सच कहूं तो दोनों में थोड़ा बहुत फर्क भी है। पहला फर्क तो ये है कि गूबर जब चाहे गायब हो सकता है, यानी वो स्कूबी डू से कहीं ज्यादा पावरफुल है। लेकिन असली फर्क ये है कि गूबर की टीम द्वारा पकड़े जाने वाले भूत अक्सर नकली होते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो घोस्ट चेजर्स मिस्ट्री गैंग से कहीं ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वे असली भूत पकड़ते हैं। स्कूबी डू की टीम की तरह अजीब लिबास वाले सनकियों को नहीं, घोस्ट चेजर्स मिस्ट्री वैन की जगह 6 पहियों वाला एक अजीब सा मिलिट्री व्हीकल चलाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे 70 के दशक के वियतनाम समर्थक दल की तरफ इशारा करते हो और स्कूबी की टीम हिप्पीज की तरफ, या शायद ऐसा ना हो। अजीब बात तो यह है कि गूबर एंड द घोस्ट चेजर्स को स्कूबी की नकल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों को एक ही कंपनी ने बनाया है। भला अपने काम की नकल कौन उतारेगा भाई? मुझे तो नहीं पता, आप ही जाने। नंबर 6, द फेयरली ऑड पेरेंट्स। ये शो एक बच्चे पर आधारित है, जिसमें उसे मनचाही ख्वाहिशें पूरी करने वाला एक ऐसा जादुई जीव मिलता है, लेकिन हर एपिसोड में उनकी विश की वजह से कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिसे उन्हें खुद ही ठीक करना पड़ता है। यहाँ मैं द फेयरली ऑड पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, पर साथ ही साथ ब्रिटिश कैनेडियन ऑस्ट्रेलियन शो पिक्सेल पिंकी की भी। पिक्सेल पिंकी में शो की मेन कैरेक्टर नीना को बर्थडे पर गिफ्ट में एक मोबाइल फोन मिलता है। उस फोन में एक डिजिटल जिनी छुपा होता है जो उसकी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। द फेयरली ऑड पेरेंट्स की तरह नीना को भी ये बात सबसे छिपा कर रखनी होती है, लेकिन शो में ये नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों होता है। द फेयरली ऑड पेरेंट्स में तो बड़ी डिटेल में बताया गया है कि टिमी को वो परियां आखिर क्यों मिली। नीना को यूं ही मुफ्त में जिनी मिल गया, उसे टिमी की तरह पापड़ भी नहीं बेलने पड़े, जैसा कि ज्यादातर नकली शोज के साथ होता है। पिक्सेल पिंकी को भी देखकर आप बता सकते हैं कि उसे वैसा बजट नहीं मिल पाया जैसा निकलियोडियन द फेयरली ऑड पेरेंट्स को दिया था। बजट की कमी के चलते पिक्सेल पिंकी में कूलेस्ट ल्यूक नाम के कैरेक्टर की डबिंग शो के साउंड डिजाइनर और ऑडियो इंजीनियर निक स्टोर को खुद ही करनी पड़ी। मुझे एनिमेशन के क्षेत्र के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि ये आम बात नहीं है। खैर जो भी हो, पैसे बचाने के इस जज्बे को सलाम है भाई। नंबर 5, रॉकेट पावर। रॉकेट पावर को आप कौन पसंद करता होगा भाई? हाँ, 90s और 20s के दशक का वो शो जिसमें बच्चे खतरनाक
स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, उस वक्त लोगों को यही सब ज्यादा पसंद आता था। लेकिन साल 2012 में वाइल्ड ग्राइंडर्स के होते हुए उस पुराने शो को भला कौन देखेगा? आपको लगेगा दोनों शो सेम है, क्योंकि दोनों में ही बच्चों को करतब दिखाते हुए दिखाया गया है और वाकई में दोनों एक जैसे हैं। लेकिन जरा और से सोचिए, कुछ नोटिस किया? सही पकड़े हैं, खुद को वाइल्ड ग्राइंडर्स कहने वाले मेन कैरेक्टर के ग्रुप में से एक को छोड़कर कोई भी हेलमेट नहीं पहनता। लगता है रॉकेट पावर के कैरेक्टर्स डरपोक हैं, जो सिर फटने से बचने के लिए हेलमेट पहनते हैं, क्योंकि वे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में ज्यादा माहिर नहीं है। वाइल्ड ग्राइंडर्स को भले ही इसकी नकल में बनाया गया हो, पर इतना तो पक्का है कि वे मरने से नहीं डरते। नंबर 4, साउथ पार्क। क्या आपको बिल्कुल साउथ पार्क जैसी आर्ट स्टाइल वाला शो देखना है जो अमेरिका की जगह कुवैत में बनाया गया हो? तो आपकी इस इच्छा का जवाब है ब्लॉक 13, जिसकी आर्ट स्टाइल हूबहू साउथ पार्क जैसी है। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि साउथ पार्क की स्टाइल भी किसी से मैच जरूर करती होगी, लेकिन दोनों में सिर्फ यही बात कॉमन नहीं है। अब इन खेलते हुए बच्चों को ही ले लीजिए, कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा। इसमें एक कुवैती कार्टमैन भी है जो बीनी की जगह पारंपरिक तकिया पहनता है। फिर आता है कुवैती स्टैंड, लेकिन पता नहीं क्यों उसे हैट नहीं दी गई, और ये शायद काइल है, क्योंकि इसकी टोपी बिल्कुल वैसी है। ये बच्चा है केनी, जिसने किफाया से अपना मुंह बंद कर रखा है। ब्लॉक 13 में हर एपिसोड में बिना वजह केनी की मौत हो जाने की बात नकली पाई गई है। क्या ब्लॉक 13 में हाल ही की घटनाओं पर व्यंग भी कसा गया? पता नहीं, क्योंकि मुझे अरबी नहीं आती और शो का सबटाइटल वाला वर्जन मुझे नेट पर कहीं नहीं मिला। नंबर 3, एडवेंचर टाइम। चाइना में द लीजेंड ऑफ लकी पाई नाम से एडवेंचर टाइम की नकल उतारी गई। इसका अंदाजा आपको पहली झलक से हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें शो का मुख्य किरदार एक पहाड़ पर खड़ा होकर अपनी मुट्ठी ऊपर टाइटल की तरफ किए हुए। पता नहीं ये कूल आइडिया उन्हें कहां से मिला। एनिमेशन का स्टाइल भी बिल्कुल एडवेंचर टाइम जैसा ही है, और आप देख सकते हैं कि मेन कैरेक्टर के हाथ पैर भी नूडल जैसे हैं। उसके पास एक बैकपैक भी है और उसका सिर भी फिन के सिर की तरह चौकोर है। चलो कम से कम इतना फर्क तो है कि उसके पास जैक द डॉग की जगह एक बात करने वाला घोड़ा है। लेकिन आपको बता दें कि वो एडवेंचर टाइम में भी है। वैसे इन दोनों शोज के संबंधों में जरा भी खटास नहीं है, क्योंकि एडवेंचर टाइम के स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट स्टीव वुल्फर्ड ने द लीजेंड ऑफ लकी पाई को ट्विटर पे क्यूट कहा था। तुर्की में भी एडवेंचर टाइम की नकल पे एक शो बनाया गया है जिसका नाम है ईबी। इसका मुख्य किरदार है नूडल जैसे हाथों वाली ईबी, जो एक बैकपैक भी पहनती है। एक कछुआ भी है जो ईबी का दोस्त है। ईबी एक बड़े से ट्री हाउस की जगह एक बड़े से टर्टल हाउस में रहती है। लेकिन शो की स्टोरी द लीजेंड ऑफ लकी पाई की तरह एकदम एडवेंचर टाइम की कॉपी नहीं, बल्कि काफी अलग है। असल में ये बच्चों को मैथ वगैरह सिखाने के लिए। शो में एडवेंचर भी खूब है, लेकिन साइबर चेज की तरह उनका भी मकसद बच्चों को मैथ सिखाना ही है। तो स्टाइल और कैरेक्टर डिजाइन भले ही एडवेंचर टाइम की कॉपी हो, लेकिन शो का बेस एकदम अलग है। नंबर 2, द सिम्पसंस। द सिम्पसंस को दर्जनों अलग अलग भाषाओं में डब करके दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में दिखाया जाता है, लेकिन दूसरे देशों की तरह जॉर्जिया भला इतने में कहां संतुष्ट होने वाला। उन्होंने द सिम्पसंस की नकल करके द सैमसोनेट्स नाम से एक अपना अलग ही शो बना दिया। जब शो के क्रिएटर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, वैसे तारीफ करनी पड़ेगी, बंदे ने सीधे सीधे कबूल किया कि पूरा का पूरा शो कॉपी किया हुआ है। वैसे दूसरा चारा भी तो नहीं था, क्योंकि ये तो कोई भी बंदा देखते ही बता दे। और उनका ये कहना गलत नहीं है कि शो जॉर्जिया के मुद्दों को भी टटोलता है। एक एपिसोड में इच्छाधारी व्लादिमीर पुतिन को दिखाया गया है और जॉर्जिया की जनता को सचमुच पुतिन का डर सताता है। द सैमसोनेट्स जल्द ही जॉर्जिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय शो बन गया, लेकिन ये बहुत से लोगों को नापसंद भी था। लगता है जॉर्जियन फैंस शो से जल्दी बोर हो गए, मगर अमेरिका वाले तो अभी भी द सिम्पसंस में लगे हुए हैं। नंबर 1, स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स। स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स आज तक के सबसे लोकप्रिय कार्टून्स में से एक है। अब जाहिर है कोई चीज इतनी पॉपुलर है तो उसकी नकल तो उतारी जाएगी। सो साल 2006 में हमें मिला कोकोनट फ्रिट्स फ्रूट सैलेड आइलैंड, जिसका इंट्रो देखकर ही पता चल जाएगा कि ये किस शो की नकल है। ये शो भी ट्रॉपिकल माहौल में सेट है, बस पानी के नीचे होने के बजाय इसकी कहानी सतह पर है। शो का मुख्य किरदार भी बड़ा हंसमुख है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग उससे चिढ़ते हैं। कोकोनट फ्रेड को आप स्पॉन्ज बॉब और द अनोइंग ऑरेंज का मिक्सचर मान सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि काश ये एग्जिट ही ना करता हो, तो आप अकेले नहीं है। ना तो फ्रेड अपने आइलैंड पे ज्यादा पॉपुलर था और ना ही ये शो इतना कम पॉपुलर कि मात्र 13 एपिसोड के बाद इसे बंद करना पड़ा। कोकोनट फ्रेड को आवाज देने वाले रॉ पॉल्सन कहते हैं कि शो में बेशर्मी से स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स की नकल उतारी गई, इससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं था और उन्हें इस शो के बारे में सोचना भी पसंद नहीं है। जाते जाते आपको साल 2012 की यूट्यूब क्लासिक स्पॉन्ज बॉब इन चाइना के बारे में भी बता दिया जाए, जिसे कुछ लोग स्पॉन्ज बॉब की ओरिजिनल चाइनीज कॉपी बताते हैं। ये थोड़ा रेसिस्ट है और नकल से ज्यादा ये स्पॉन्ज बॉब पर एक तंज है। साथ ही साथ ये इंटरनेट पे मौजूद स्पॉन्ज बॉब का सबसे बढ़िया मीम भी है। अगर आपने इसे अब तक नहीं देखा तो जरूर देखिए। क्या आप पॉपुलर कार्टून शोज की ऐसी किसी अजीब नकल के बारे में जानते हैं? वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।